तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इस खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ भी फौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। गवर्नमेंट मुसलसल पिछले 2 माह से ज्वाइंट सेशन करना चाहती है लेकिन ज्वाइंट सेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आज कौमी असम्बली में जो कुछ होता रहा वो भी आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर जो हीट के अंदर इजाफा हो रहा है अल्टीमेटली ये कहां पे जाकर रुकेगा। हमारे साथ खालिद महमूद साहब हैं, हमारे रिपोर्टर हैं और ये आज सारा दिन कौमी असम्बली के अंदर थे। अब इनसे पूछते हैं कि आज हुआ क्या। खालिद साहब ये फरमाइए कि गवर्नमेंट जो है ये ज्वाइंट सेशन बुलाना क्यों चाहती है और अगर बुलाना चाह रही है तो क्यों नहीं बुलाया पाया जा रहा? क्योंकि कहा जा रहा था कि आज भी ज्वाइंट सेशन होगा लेकिन नहीं हुआ। जी देखें जी, हुकूमत जो है वो एक तो ज्वाइंट सेशन बुला रही थी इसी हफ्ते और हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हम यहाँ पे कोई आईनी तरमीम भी लाएंगे, कानून साजी भी करेंगे, लेकिन ये कुछ इसमें गड़बड़ हुई। एक तो कोई प्रॉब्लम आया मनी बिल के हवाले से, जो जजों की तादाद है, जजों की तादाद में इजाफे का जो बिल था उसको पेंडिंग किया गया। सेनेट में तो पेश हो गया लेकिन कौमी असम्बली में उसको पेंडिंग किया गया कि उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट था। उसको दूर करने के लिए फिर जॉइंट सेशन बुलाना ज़रूरी था, लेकिन उस जॉइंट सेशन से बुलाने से पहले ही हुकूमत के पास ऐसी चीज़ें सामने आ गई जिसमें कानून साजी के अमल में रुकावट आ सकती थी। तो लिहाजा हुकूमत ने यह फैसला किया कि ये बजट ये जॉइंट सेशन जो है इस हफ्ते के बजाय नेक्स्ट वीक में वो ले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आरफ अलवी जो साबिक सदर थे उन्होंने 15 बिल मुस्तरद कर दिए थे, वो सारे बिल वापस आए हुए हैं और कानून के मुताबिक वो जॉइंट सेशन में दोबारा पास हो सकते हैं। लिहाजा हुकूमत ने यह फैसला किया कि नेक्स्ट वीक इजलास बुलाकर जो है वो 15 जो बिल आरफ अलवी ने मुस्तरद किए थे उनको पास कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि जॉइंट सेशन में ये कौन कौन से बिल्स पास करवाना चाहते हैं, क्या क्या ये तरमीम करना चाहते हैं? आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके लिए इतने अरसे से कोशिश की जा रही है और साथ साथ इंतजार भी किया जा रहा है। एक आर्टिकल 184 है उसमें तरमीम की जा रही है जिसमें जजेस की जो तौहीन पार्लियामेंट है वो पेश किया जा रहा है कि कोई भी शख्स अगर तौहीन पार्लियामेंट करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी। उस सज़ा का तयन किया जा रहा है कि कोई भी शख्स पार्लियामेंट में पास करदा जो करारदादें हैं, पार्लियामेंट में पास करदा जो कानून साजी है और पार्लियामेंट की तौहीन नहीं कर सकेगा कोई भी। इसके अलावा बेंच की तश्कील के हवाले से भी लार्जर बेंच में जा सकेगा कि अगर कोई बंदा तौहीन पार्लियामेंट में जाता है तो लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इस केस को सुनेगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है वो दोहरी शहरियत का बिल है, क्योंकि इस बिल के आने के बाद कोई भी जज, कोई भी ब्यूरोक्रेट और कोई भी अहम ओहदे पर फायज शख्स जो दोहरी शहरियत रखता है वो किसी भी ओहदे पर फायज नहीं रह सकेगा। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी कदगन है। बाकी जो है वो जजों की उम्र है उसका भी जिक्र इसमें मौजूद है। कुछ कह रहे हैं कि उसकी उम्र 3 साल कर दी जाए, लेकिन जो पार्लियामेंट के हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो जजेस की उम्र है उसमें 2 साल का इजाफा किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अमेंडमेंट जो ज़ेरे गौर है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की थी जो माजी में काजी फायज ईसा के कहने के ऊपर जो है बनाया गया था। अब जो है वो एक हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसको रिवर्ट कर दिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आज खुद कोई फैसला कर पाएँ ताकि उनको मजीद जजों की जरूरत ना रहे। लिहाजा उसको भी रिवर्ट किया जा सकता है। एक तजवीज़ है कि इस बिल को भी जो है आइंदा जॉइंट सेशन में ले जाया जाए। अच्छा, कौमी असम्बली के हर सेशन जो है उसके अंदर हीट के अंदर इजाफा होता जा रहा है, आज भी ठीक ठाक किस्म का वहां पे खड़ाक होता रहा। वजह क्या है? क्या स्टेबल नहीं हो रही? स्पीकर साहब के हाथ से कंट्रोल निकल गया है या वहां पे पोलराइजेशन में इजाफा हो रहा है? हीट किस तरफ से ज्यादा पड़ रही है और गवर्नमेंट कहां पे जाके फंसी हुई सारे मामले में? हुकूमत की जानिब से, नून लीग की जानिब से ख्वाजा आसफ जब बोलते हैं तो कोई ना कोई झगड़ा पैदा हो जाता है। वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जिसके बाद PTI के लोग मुश्तल हो जाते हैं। हर इजलास में यही हो रहा है। लेकिन अब चूंकि एक तजवीज़ पेश की गई है कि अचकजई जो है वो तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। एक तरफ उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि वो माजी में इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते रहे थे। आज भी यही इजलास में हो रहा था कि क्या वो मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत के साथ कि वो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें
करते और आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। लिहाजा माहौल जो है वो हमेशा गर्म रहता है। वहाँ पे असद कैसर जो साबिक स्पीकर हैं वो भी हमेशा बोलते हैं और हमेशा जब भी बोलते हैं कोई ना कोई झगड़ा वहाँ पे हो जाता है। आखिरी सवाल, ये अख्तर मैंगल साहब को राजी क्यों नहीं कर पा रहे? अख्तर मैंगल कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और आज अभी अभी इतला मिली थी कि वो दुबई रवाना हो गए हैं। एक तो उन्होंने बहाना बनाया कि उनकी वाइफ जो है वो बीमार हैं जिसके लिए वो जा रहे हैं, लेकिन रवानगी से कबल उन्होंने एक बयान स्टेटमेंट एक जारी कर दी। उन्होंने कहा कि अलविदा पार्लियामेंट, सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि मुझसे माफ़ी ना मांगे, बलोचों से माफ़ी मांगे और जो बलोच तहरीकें वहाँ पे काम कर रही हैं उनसे माफ़ी मांगे, इसके बाद ही बात हो सकती है। लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मुझसे राब्ते किए थे लेकिन मैं किसी की बात में नहीं आया और मैंने रिज़ाइन कर दिया और अब मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊँगा और अब उसी वक्त आऊँगा जब बलूचिस्तान में अमन होगा और मुझसे माफ़ी मांगी जाएगी, बलोचों से माफ़ी मांगी जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। जी खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास ये छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, आखिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा तवील अरसा इन्होंने गुजारा और अब ज़ाहिर है सारे सिनेरियो को समझते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपको याद होगा कि अख्तर मैंगल साहब आपके इत्तेहादी थे और जब वो आपको छोड़ के गए तो उसके बाद आपकी गवर्नमेंट चली गई। अब वो इस सिस्टम से निकल रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि ये गवर्नमेंट भी जा रही? एक देखिए जी, बात यह है कि मैंगल साहब को का जो इस्तीफ़ा इस मौके के ऊपर है ना, ये तो हुकूमत नहीं, ये तो फेडरेशन के लिए एक झटका है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, जिस तरीके से सेपरेटिस्ट्स ने और अल्ट्रा नेशनलिस्ट्स ने टेक ओवर किया है बलूचिस्तान को और जिस तेज़ी से किया है। आप देखें ना, मारंग बलोच 6 महीने पहले तो लीडर ही नहीं थी, कोई जानते ही नहीं थे उन्हें। आप जब इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कंट्रीब्यूशन है मारंग बलोच को लीडर बनाने में। अब उनके जलसे देखें, हज़ारों लोग उसमें आते हैं। तो उसके बाद अब अता जो मैंगल साहब हैं और या दूसरे जो सरदार साहिबान हैं, एक तो देखिए प्रॉब्लम ये आ गया हुआ है कि उनको बलोच, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत दूर पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते। वो अगर असम्बली में रहते हैं और आप उनको स्पेस नहीं देते, एस्टैब्लिशमेंट का या हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एस्टैब्लिशमेंट अपने से इख्तलाफ रखने वाले लोगों को दुश्मन समझती है, ठीक है, और स्पेस नहीं दे रही। देखिए ऐसे नहीं मुल्क चला करते। और जो आपकी राय से डिफरेंट राय रखता है, आपको उसको भी स्पेस देना पड़ती है। दिस इज हाउ द मॉडर्न स्टेट्स फंक्शन, दिस इज हाउ द मॉडर्न स्टेट्स। अभी अताब मैंगल साहब का प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ बलूचिस्तान के अंदर उनके मुकाबले के ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हो गई है। वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं वो सारा पॉलिटिक्स जो है वो उनको उसको ग्रैब कर रहे हैं। असम्बली में बैठ के इनको कोई स्पेस नहीं दी जा रही। अख्तर मैंगल साहब को ठीक। अब जो वो फंसे हुए हैं इसमें, तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर क्या करना है? उन्होंने अपनी स्पेस सारे लोग नवाज शरीफ साहब जितने और शहबाज शरीफ साहब जितने दलेर तो है नहीं कि अपनी सियासत कुर्बान कर दें 4 दिन की पावर के लिए। उन्होंने तो अपनी सियासत बचानी है। सो उन्होंने फैसला किया है कि जी असम्बली में रहने का कोई फायदा नहीं है, मैं ये वापस आ जाएंगे असम्बली में। ठीक है, अभी तो देखा ना उन्होंने इस्तीफा दिया है, मनाएंगे और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट मना लेगी इनको, गवर्नमेंट मना लेगी। देखा ना, अपोजिशन भी कह रही है आप आ जाएंगे, गवर्नमेंट भी आ जाएंगे, वापस वो आ जाएंगे। बट ही इज ट्राइंग टू गेट दैट स्पेस जो उन्हें मिले। और अगर एस्टैब्लिशमेंट में लोग जो हों जो थोड़ी पॉलिटिक्स समझते हैं, उनको वो स्पेस देनी चाहिए ताकि एक नेशनलिस्ट के साथ। आपको याद है जब अख्तर मैंगल साहब आपके साथ थे तो आप उस वक्त इनको मनाया करते, तो उस वक्त इनके क्या इशू थे? आपकी गवर्नमेंट पसंद नहीं आई, ये गवर्नमेंट भी पसंद नहीं आई? अख्तर मैंगल के उस वक्त इश्यूज बड़े छोटे थे। वो इश्यूज उस वक्त तो फंड्स के थे ना, कि हमें फंड्स दें, हमने खर्च करने हैं। वो सादिक संजरानी साहब के अपने इश्यूज थे। इनके उस वक्त इश्यूज तो ज्यादा फंड्स के इर्द गिर्द थे ना। और एक सामने उन्होंने रखा हुआ था वो मिसिंग पर्सन का केस, कि वो मिसिंग पर्सन जो है, हालांकि अभी आज उन्होंने कहा भी है कि 450 से ज्यादा लोग जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट में जो है वो रिहा हुए थे। बट उनका प्राइमरी इशू जो था वो फंड्स का था, और जो उस वक्त रिजॉल्व नहीं हुआ, जो हो जाना चाहिए था, दे देने चाहिए थे। तो क्यों खान साहब नहीं फंड देना चाह रहे थे, क्या मसला था? खान साहब जो है वो MNAs के फंडिंग के तो बड़े खिलाफ है। वो उसके ऊपर बड़े झगड़े रहते थे क्योंकि देखे ना, प्रॉब्लम फिर हमारा भी तो डुअल था ना। या तो फिर आप लोकल गवर्नमेंट बहाल कर दें ताकि फंड वहां चले जाएं और वहां से खर्च हों,
वो फिर जब आप एमएनए एमपीओ को भी नहीं दे रहे और लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है तो फिर झगड़े तो होने हैं ना। ये एक मेजर इशू रहा हमारी सारी गवर्नमेंट। तो अख्तर मेंगल साहब की डिमांड उस वक्त कितने थे, कितने फंड्स होने चाहिए? पूरी पार्टी याद नहीं है, लेकिन काफी वो उनको पैसे मिले भी थे काफी, और उसके बाद जो है वो उनको पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है ना। उस वक्त डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स थी, अब तो डेवलपमेंट की भी पॉलिटिक्स है नहीं, अभी तो आइडियाज की पॉलिटिक्स है। और इसीलिए आपने देखा है कि ना सिर्फ अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो लैदा हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर कितना जोर लगाया, जरदारी साहब गए, शहबाज शरीफ साहब गए, और आज कल की जो उनकी तकरीर थी असम्बली में वो आपने देखी है, उसमें उन्होंने सारी जो उनके साथ बातचीत मुज़ाकरात हैं और तकरीबन उसको रिजेक्ट ही कर दिया ना। उन्होंने कहा आप फैसले नहीं कर सकते, आपकी हुकूमत ही नहीं है। सो इट राइट नाउ द प्रॉब्लम इज फॉर पीपल लाइक मौलाना फजलुर रहमान, फॉर पीपल लाइक अख्तर मेंगल साहब, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल लग गई है किनारे के ऊपर, और उसको बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं, और उसको स्पेस जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी को भी स्पेस देने को तैयार है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का गिला है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट की रिट खत्म हो चुकी है, और रिट जो है ना वापस सियासतदानों के हवाले की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बकौल उनके के खैबर पख्तूनख्वा में सियासतदान जो इररिलेवेंट हो गए हैं, बलोचिस्तान में इररिलेवेंट हुए हैं। और क्या अली मीन गंडापुर साहब इररिलेवेंट है, क्या उनके पास कोई इख्तियार नहीं? देखिए ना, ये तो बात सही है, उनकी इख्तियारात खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। शहबाज शरीफ, आज आप देखें ना, जो भी फैसले होते हैं उन फैसलों के लिए आप किसको देखते हैं? शहबाज शरीफ को तो कोई नहीं देख रहा, सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को तो कोई नहीं देख रहा, सारे लोग जो है वो फौज को देख रहे हैं। और ये जो तासुर है उससे एक प्रॉब्लम क्या हुआ है पाकिस्तान की थ्रू आउट हिस्ट्री में, सिवाय उन चंद सालों में जहाँ पे फौज ने नया इक़्तिदार संभाला था, जब फौज ने हुकूमत भी संभाली है ना, सिर्फ शुरू में उन्होंने डायरेक्ट रूल किया है। हमेशा फौज ने एक बफर क्रिएट करके जो है वो अपना काम चलाया है। ये जो इस वक्त सबसे जो मेजर शिफ्ट की है एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपने रोल में, वो उन्होंने वो बफर्स खत्म कर दिए हैं। और अब हर बंदा SIFC भी डायरेक्टली भी बन गई हुई है। आप देखें हर जगह के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं, चाहे FBR है वो जो है वो फौज खुद ही चला रही है, SIFC वो फौज खुद चला रही है, एग्रीकल्चर जो है वो खुद चला रही है, हर जगह के ऊपर वो खुद चला रहे हैं। उससे जो बफर था पहले, हिस्टोरिकल बफर, आई बिलीव इवन अयूब खान ने ये बफर खत्म नहीं किया था। आपको मुशर्रफ साहब ने किया था, मुशर्रफ साहब सियासतदान आगे लगाए, हाँ, टेक्नोक्रेट्स आगे लगाए दोनों। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अयूब खान के दौर से लेके मुशर्रफ साहब तक कोई इवन गवर्नमेंट जब डायरेक्टली भी रूल कर रही थी ना, मार्शल लॉ भी लगा हुआ था, तो भी उन्होंने फौज को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया गवर्नेंस में। ये पहली बार इतने तवील अरसे, और ये बड़ा चैलेंज होता है। प्रॉब्लम यह ना, देखें ना, फौज की और जो एक सियासत है उसमें उसका एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो फौज है वो एक अपने स्ट्रक्चर के एतबार से और अपनी काम के एतबार से नॉन इलास्टिक इंस्टीट्यूशन है। उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं दिखा सकते। जिस तरह कल को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि हम एक इंस्टीट्यूशन है और हमारे बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और हम उसमें, ये फौज के ट्रेडिशनल रूल है। बट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गिविंग फेवर्स, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग स्पेसेस। तो जब ये आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स करेंगे तो आपके जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ना उससे टकरा जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ये सूरत इसी तरह जारी रहती है चौधरी साहब, तो फिर अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा उसका? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, वफाक के अंदर, बाकी सूबों के अंदर क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा तो पाकिस्तान भुगत रहा है ना। देखिए ना, सबसे पहले आप देखें इस वक्त क्या हुआ है। सबसे पहले देखें आपकी जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़े उसमें है, आप बहरान का शिकार है। एक बहुत इस वक्त एक यूं लगता है कि एक अंधे कुएं में गिर गए। वो इसलिए है कि फौज या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कहते हैं कि हम इमरान खान को हमने नहीं माइनस करके चल रहे हैं, अवाम पूरी इमरान खान के साथ खड़ी है। जो इलास्टिसिटी जिसमें बात कर रहा हूँ वो नहीं है। सो पाकिस्तान में आप जो 2/3 मेजॉरिटी वाला बंदा आप कह रहे हैं हमने इसके बगैर चलना है, तो आप कैसे चलेंगे? सो वो आपकी एक तो सियासत का बहरान आ गया। जब सियासत का बहरान आ गया, उससे अब आपकी मईशत का बहरान शुरू हो गया। मईशत में अब आप देखें, आप सिर्फ इस महीने 13 तारीख को IMF का सितंबर में दोबारा इजलास है। एक 3 को इजलास है, एक 13 पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं है।
अब हमें हर सूरत 28 सितंबर तक हमने आना है एजेंडे में। ठीक है। अच्छा, 28 तारीख तक अगर हम नहीं आते, 28 तारीख तक हम कैसे आएंगे? अगर सऊदी अरेबिया हमारा 1.2 बिलियन डॉलर हमें रोल ओवर कर नया कर्जा देगा और 5 बिलियन डॉलर रोल ओवर करेगा। रोल ओवर करेगा, ठीक। चाइना करेगा, यूएई कर दिया है 1 बिलियन। ये आपके एक्सप्रेस में शहबाज राणा साहब जो हैं उन्होंने तफसील से ये चीज़ें जो हैं वो दी हैं। अच्छा, अब 28 तक जब अगर हम नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा कि हमारा 2 महीने का जो इस वक्त शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का वो 98 अरब रुपया है, यानी तकरीबन 100 अरब रुपया आप समझ रहे हैं। अब 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आपका 2 महीनों का है, 1 महीना और चला जाएगा, वो चला जाएगा 250-300 के ऊपर, फिर चला जाएगा 300 के ऊपर, फिर आपको 500 मिलियन डॉलर ये भी जो है आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो आप एक क्राइसिस में आ गए। आपका पहले ही इतना बड़ा पॉलिटिकल बहरान है, उससे बड़ा इकोनॉमिक जो है वो बहरान जो है वो चलता जा रहा है, और गवर्नेंस तो आपके सामने है जैसे हो रही है। ठीक है, सूबों को समझ नहीं आ रही। वैसे एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि शहबाज राणा साहब ने दावा किया है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुका है, हम बस उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। अब ये इकोनॉमिक सूरत पाकिस्तान की तब्दील नहीं होती, पॉलिटिकल सूरत तब्दील नहीं होती, तो पाकिस्तान कहाँ होगा? छोटी सी ब्रेक है, दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फवाद साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अगर पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व नहीं होते, इकोनॉमिक इश्यूज सॉल्व नहीं होते इमीडिएटली, तो पाकिस्तान स्टैंड कहाँ पे करेगा? देखिए ना, अभी इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि कल मैंने पढ़ा, ट्रिब्यून में ही पढ़ा और डॉन में, दोनों में ये था, 84 लोग शहीद हुए हैं 1 महीने के अंदर, और रोज़ाना हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। और अब वहाँ इन दोनों सूबों में अल्ट्रा नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं वो बड़ी मजबूत हुई हैं। पंजाब के अंदर प्रॉब्लम जो हुआ है वो एक्चुअली इससे भी ज़्यादा सीरियस है। वो सीरियस ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, अगला इलेक्शन हो, अगले 3 महीनों में इलेक्शन हो, अगले 6 महीनों में इलेक्शन हो। नवाज शरीफ पिछला इलेक्शन 30,000 वोट से हारे हैं, अगला इलेक्शन 70,000 वोट से हारेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत जब्त हो जाएगी। 100 सीटें जो अटक से लेके लाहौर तक है और फैसलाबाद में है, वहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप अगर पीटीआई 0 होती है तो सेकंड पार्टी अब नून लीग नहीं रह गई। अब सेकंड पार्टी जो है वो आपकी मजहबी पार्टियां हो गई हैं। सो दैट मीन्स दैट पाकिस्तान हम दे दें, पंजाब आप दे देंगे मजहबी पार्टियों को, और केपी और बलूचिस्तान दे देंगे आप अल्ट्रा नेशनलिस्टों को। ये बहुत बड़ा सियासी और समाजी बहरान है जिससे पाकिस्तान इस वक्त जो है वो नबर्द आजमा है। सो सिंध के अंदर भी जो सिचुएशन है, इसमें कराची भी शामिल कर लें, क्योंकि जो आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स है या पीपल्स पार्टी की जेन्युइन पॉलिटिक्स, वो 30 सीटों के ऊपर है। बाकी सीटें कराची वगैरह की सीटों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया। सो अब इशू ये है कि आप इतने बड़े बहरान आप जो है उसमें मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। मईशत, ये बहरान मईशत से लिंक्ड हैं, बट फंडामेंटली मईशत से लिंक्ड नहीं है, फंडामेंटली सियासत से लिंक्ड है। सो ये अभी मैं देख रहे थे कि जी 2 साल और इमरान खान को आप रख लें। भाई, आप इमरान खान का पॉलिटिकल ऑल्टरनेट क्या बनाएंगे? कभी देखें, नून लीग की जो प्रॉब्लम है, वो सुबह उठते हैं, वो एक उनकी ख्वाहिशों की लिस्ट है, साकिब निसार भी गिरफ्तार हो जाएं, नवाज शरीफ भी, वो जो इमरान खान भी मिलिट्री कोर्ट की ट्रायल में चले जाएं, 2 करोड़ बंदा जो पीटीआई का जिसने वोट दिया, पीटीआई को वोट दिया, उन सबको या फांसियां लग जाएं या जेलों में चले जाएं ना, फिर हम सारी स्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी। इस तरह तो नहीं होता। ठीक है, तो आपका ख्याल है मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? और अब मुज़ाकरात इमरान खान साहब भी नहीं चाहते, वो तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि बराह रास्त फौज के साथ मुज़ाकरात हो। फौज तैयार नहीं, ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात तो मेरा ख्याल है कि हो रहे हैं किसी ना किसी सतह के ऊपर, इसलिए कि अगर आप देखें पिछले कोई 10-15 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इमरान खान तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात मैं नहीं करूँगा, लेकिन साथ ही महमूद अचकज़ई साहब को वो कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें। नवाज शरीफ साहब और नून लीग कहती है जी सवाल ही पैदा नहीं होता मुज़ाकरात हम करें, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल, लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह साहब को नवाज शरीफ ने आंख मार दी हुई है कि आप मुज़ाकरात। वो मीटिंग्स की ना, कल उन्होंने तस्लीम किया हमारे शो में, उन्होंने कहा जी मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं महमूद अचकज़ई साहब के साथ, और ये 2 महीने से हो रही हैं, 2 से ज्यादा हुई हैं, 2 महीने से मीटिंग्स हो रही हैं। अब उन्होंने कहा मीडिया से भी शेयर कर लें, तो मुज़ाकरात हो तो रहे हैं। अच्छा, बफर्स क्रिएट किए नून लीग ने और
इन्होंने पीटीआई ने अपने ताकि ना काम हो जाए तो हम ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ कि ਅਸੀਂ अधिकारी नहीं से जो अच्छे है अच्छा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अब इसकी जो कामयाबी है उसमें अब देखना यह है कि क्या राना सनाउल्लाह जो है वो अडयाला जेल का इन्वायरमेंट थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखें ना, अगर आप इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ाते जाएंगे, अब उनके बेटों से बात ना कराने में मतलब क्या इसमें क़यामत आ जाएगी अगर वो अपने बेटों से बात कर लेंगे। ऐसे बंदों को जो है वो आप बिल्कुल दीवार से तो ना लगाएं, इतना बड़ा लीडर है। और वहाँ पे अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे उससे मुज़ाकरात का माहौल ख़राब होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको माहौल बेहतर करना चाहिए मुज़ाकरात का, बाहर भी और अंदर भी। बाकी देखें पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर है वो तो सच्ची बात है कि साल से कोई खतरा तो नहीं क्रिएट कर सकी ना गवर्नमेंट के लिए, कोई ऐसा कोई बड़ा चैलेंज तो वो नहीं दे पाए। तो अब ये जो जुडिशरी के साथ अभी चल रहा है, आज जो मौलाना की तकरीरें हुई हैं अब कल, ठीक, और जो उनका मौक़िफ़ आ रहा है, उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि मुश्किल हो गया है अब आईनी तरमीम लाना। ठीक है, और इसीलिए इरफान सदीकी साहब ने भांपते हुए थोड़ा सा मंसूर अली शाह साहब की भी तारीफ कर दी है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी की है, उन्होंने कहा जी मेरे उनके साथ बड़े आइडियल ताल्लुकात है। जब वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो मैं लॉ मिनिस्टर था, उनके साथ में मिलता था, बहुत बैलेंस्ड आदमी है, सेंसिबल आदमी है, वो चीफ बनेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गवर्नमेंट कायम रहेगी, गवर्नमेंट के लिए वो खतरा नहीं बनेंगे वगैरह वगैरह। बल्कि उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इशू ही नहीं है उनके साथ, वो बिल्कुल चीफ जस्टिस बन रहे हैं और हमें कोई मसला नहीं। तो देखें ना, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब ने तो इससे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बातें जो हैं वो की हैं। अब सवाल ये है कि नून लीग भी एक्चुअली जो है ना वो जुडिशरी के पीटीआई के ऊपर आई वुड से कि दो तरफ खेलना लॉजिकली समझ आता है, जुडिशरी के ऊपर दो तरफ खेलना जो है ना वो समझ नहीं आता, खतरनाक है। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात इमरान खान साहब करना चाहते हैं, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे भी और हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के भी किसी न किसी लेवल पे ये थिंकिंग हो रही हो कि जी इंगेज करें उनको। लेकिन जो इमरान खान साहब रोज़ एक बयान दे देते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ या फौजी क़यादत के खिलाफ, कल भी उन्होंने बयान दे दिया कि जनाब ये सारे मौजूदा सूरत के ज़िम्मेदार यही लोग हैं और फौज हम सब की है, लेकिन ये जो कायदीन है वो कोई ठीक नहीं बिहेव कर रहे। तो जब आप उनकी लीडरशिप को इल्ज़ाम देंगे और उनके खिलाफ रोज़ एक तकरीर कर देंगे तो कैसे मुज़ाकरात होंगे? मेरा ख्याल है वो जेल का जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो है इस तरह की बात सख्त वो करते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं अगर वो मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं ना तो उन्हें जेल का इन्वायरमेंट अपने हाथ में ले लेना चाहिए और उसको जो है वो रिलैक्स करना चाहिए। वो बच्चों से बात करवाएं, क्या प्रॉब्लम है, उनकी मुलाकातें आसान करें, क्या प्रॉब्लम है। उन्हें पहले बात तो देखें, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप उन्हें जो है वो जो क्लास है वहाँ शिफ्ट करें, आप क्यों नहीं कर रहे, आपने डेथ सेट में क्यों रखा हुआ है। तो उनकी ये जो 2-3-4 चीज़ें हैं उनको करें। बुशरा बीबी जो है आई बिलीव उनका आज वो जमानत का है, तो वो देख लेते हैं कि वो उसमें उनको क्या रिलीफ मिलता है। और ये चीज़ें जो हैं इनसे चीज़ें बेहतर हो सकती है। जेल का एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा तो इमरान खान के बयानात भी बेहतर हो जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि तो ये है आपका ख्याल ये कि जेल बेशक उनकी खत्म ना करें, कैद खत्म ना करें, उन्हें वहीं रखें, लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट बेहतर बना दें। एग्जैक्ट, और वो बेटर हो जाएगा तो बात यह है कि इमरान खान की जेल खत्म होने का मतलब तो ये है ना कि शहबाज शरीफ साहब तो फिर लंदन ही जाएंगे ना, क्योंकि देखिए ना इमरान खान को बाहर तो नहीं कोई अफोर्ड ये कर सकते वो, क्योंकि वो जिस दिन अडयाला जेल के गेट पे इमरान खान होगा तो सारे जो है एक तरफ लाहौर होगा एक तरफ पेशावर होगा, तो वो तो इमरान खान को तो नहीं फौरी तौर के ऊपर, वो तो जितनी देर रख सकते हैं उन्होंने रखना है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपने इसकी जो सेटलमेंट है वो देखें मुज़ाकरात के थ्रू ही होनी है। दो ही तरीके हैं ना, पीटीआई का भी जो है मैंने आपसे जैसा मैंने पहले भी ये कहा है कि देखें एक तरीका ये है कि पीटीआई में बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि बांग्लादेश की तरह लोग निकलें और वो जाके तख्ता उलट दें और इमरान खान को जेल से निकालें और वहाँ देखें ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान डिफरेंट मुल्क है, एक डिफरेंट भी मुल्क है, खतरनाक भी मुल्क है। उसकी वजह क्या है, बांग्लादेश देखें एक तो वहाँ 97% मुसलमान है, ठीक, और 97% एक ही सेक्ट का मुसलमान है। अब यहाँ पे तो लैंग्वेज उनकी एक है, फैक्शनलिज्म प्रोविंशियलिज्म नहीं है। हमारे यहाँ जो जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ तो देखें इतना यहाँ अल्ट्रा नेशनलिस्ट बैठे हुए हैं, लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं आपके यहाँ पे, सेक्रेटेरियनिज्म इतना ज्यादा है। आप अगर एक दफा निकल आएंगे ना लोग फिर वापस ले जाना उनको आसान हो, पीटीआई के बस में नहीं है फिर कि आप उनको बस कर सकें या अपनी फिर क्या नतीजा होगा
ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना कोई और प्रिडिक्ट कर वो सकता है। इंकलाब के बारे में कहते हैं ना जी कि उसे स्टार्ट करने वाले कुछ और लोग होते हैं, उसके बेनिफिशियरी कोई और होते हैं। बेनिफिशियरी तो ये स्टार्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो जाए, लेकिन इसके बेनिफिशियरी कोई और होगा फिर बाद में। बिल्कुल आपकी बात सही है। स्टार्ट करने की भी सच्ची बात है, पीटीआई की तो कोई नहीं, वो स्ट्रेंथ नहीं है ना, स्टार्ट भी कोई और ही करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मेरी नज़र में वो यही है जो हम पहले बात कर रहे थे कि इन दैट केस आप एक्सट्रीमिस्टों को दे देंगे पंजाब और कराची और पंजाब, और नेशनलिस्टों को दे देंगे केपी और बलूचिस्तान। दैट इज़ वेरी डेंजरस। सो पीटीआई का जो असल फ़ायदा है और हुकूमत का असल फ़ायदा है वो ये है टेम्परेचर को कूल डाउन करें और बेशक 1 साल के लिए एक कौमी हुकूमत के ऊपर एग्री कर जाएं, उस कौमी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की भी जो है वो सपोर्ट हो, और उस अरसे में हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है वो तय कर लें और सियासत का हक दे दें। मेरी नज़र के अंदर अगर नून लीग को आप ऑप्शन दे दें, पंजाब गवर्नमेंट चला लें वो 1 साल, वो अपनी कारकर्दगी दिखा लें, केपी में जो है वो पीटीआई अपनी कारकर्दगी दिखा ले, और वफाक में एक वफाक में आप प्राइम मिनिस्टर बना दें जो कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और इमरान खान तीनों जिसको अप्रूव करते हो, और जाहिर है कि आप तीनों फिर मिलके आप IMF का प्रोग्राम भी साइन ऑफ कर देंगे तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो द ओनली वे फॉरवर्ड टू मी इज ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर नॉर्मेलिसी बहाल हो। पहले पाकिस्तान को आप नॉर्मल करेंगे फिर यहां से आगे जा सकते हैं। आपका फार्मूला वैसे अच्छा है क्योंकि अल्टीमेटली यही होना है, या तो नुकसान से पहले कर लें या फिर नुकसान के बाद कर लें। लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मुतालबा किया जाता है और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी एक ही मुतालबा किया जाता है कि इमरान खान साहब 9 मई पे माफी मांगे, फिर मामला चल सकता है। माफी हो सकती है नहीं, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे फासे फरमाइएगा कि आपका फार्मूला तो अच्छा है वैसे अल्टीमेटली, क्योंकि आपको या तो नुकसान से पहले आपने ये करना है या फिर नुकसान के बाद आपने करना है हल यही, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक मुतालबा है कि इमरान खान साहब 9 मई पे सिद्ध के दिल से माफी मांगे, फिर मामला आगे चल सकता है। इमरान खान साहब इस पर डटे, वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मैंने तो की नहीं। तो ठीक है ना, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 9 फरवरी के ऊपर माफी मांग ले, 8 फरवरी 9 को चेंज हुए थे तो ये 9 मई पे मांग लेंगे, वो 9 मई फरवरी के ऊपर माफी मांग ले या 9 मई के ऊपर मांग ले, गाँव मुकाओ। ये तो हमें इगोइस्टिक बातें है ना, इनका क्या माफी मांगने में क्या हर्ज है? वो कह दे इमरान खान साहब जी मेरे वर्कर से, वो इस पे कह दे, वो 9 मैं उनकी तरफ से माफी, तो 9 फरवरी पे भी क्या हर्ज है? फिर शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करें और कहें कि बड़ी गलती होगी हमसे, हमें तो 18 सीटें मिली थी, ये तो फिर बानी की एस्टेब्लिशमेंट ने उठा के बना दिया, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये ऐसे बातें हैं, ये क्या, ये तो हमें एक जो होता है ना खिलंडरे बच्चों वाली बातें हैं, ये कि जी मेरे से माफी मांगे। वो हम पहले होते थे ना, आप अपना हम लोग जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था ना, तो वहाँ पे गैंग होते थे स्टूडेंट्स के, वो पकड़ लेता था माफी मंगवाए नहीं वरना, और रात को जिसका हार पड़ता था वो कुटापा जाता था। ये तो ऐसे कॉलेज की लड़ाई है ना, इनको क्या करना है। अच्छा ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को छुड़वाने में कामयाब नहीं हो सकी, बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब नहीं हो सकी, कोई इंकलाब लाने में कामयाब नहीं हो सकी, वजह क़यादत का बहरान है, कैपेसिटी नहीं है, मसला क्या है, ये करना नहीं चाहते। नहीं करना तो सच्ची बात यह है कि आजकल इमरान खान का जो भी नाम ले रहा है या जो कर रहा है वो हिम्मत ही का मुजाहरा कर रहा है ना, तो लॉयल्टी के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कोई क्वेश्चन है। ऑब्वियसली वो इमरान खान के साथ हैं, कोशिश करें। हाँ, कैपेसिटी का सीरियस इशू है, कैपेसिटी का, और उसकी मैं देखिए सीधी बात है जी, सबसे ज़्यादा एक्सेस है गौहर को और अपने उमर अयूब को और शिबली को, और फिर थोड़ा बहुत रऊफ हसन को है, हामिद खान को है। ये जो पहले हमारे 3 दोस्त हैं और आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, बट सवाए उमर के देखें ना, वो तो है ही नहीं, कोई पॉलिटिशियन ही नहीं है। सो उनके लिए पॉलिटिकल, इमरान खान को जेल में क्या चाहिए, उसको तो एक पॉलिटिकल एडवाइस चाहिए, फिर उनको एक जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, और फिर एक हिकमत अमली वो बना के दें जिसके ऊपर आपने अमल करना है। अब ये लोग जो है वो तो देने की इन तीनों में से किसी की भी पोजीशन में नहीं है। और अपना लोग तो जाहिर है यही कहते हैं कि जैसे आपने
महमूद खान और बुजदार को लगाया था, वैसे ही आपने ये लगा दी। तो आपका ख्याल है इमरान खान साहब गलत घोड़े पे बैठे हुए? वो खान साहब को अंदर पे जो अवेलेबल था उसी को करना था ना, उसमें उन्होंने कर दिया। पंजाब में तो बेचारों देखे ना, जो लोगों के पास जो पॉलिटिशियन है, असद कैसर साहब हैं, वो लगे हुए हैं विजिबली, उनकी क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स आपको नजर आती है ना, जो अलायंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, असद कैसर की आपको नजर आती है। अली अमीन जो है वो सूबे में अपने लगा हुआ है, हालांकि उसको तो पूरे पाकिस्तान में करना चाहिए। उसके बाद हमाद अजहर को, असलम इकबाल को, इनको तो इजाजत ही नहीं है। ये तो देखे ना, पंजाब में जो लोग आए हैं फ्रेंकली, वो तो दो ही वजूहात से आए हैं ना, या तो उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है और या फिर एस्टेब्लिशमेंट को यकीन है कि इनकी कैपेसिटी कोई नहीं है। ठीक है, उनको खुला छोड़ दें। तीसरे तो कोई वजह ही नहीं ना। आपका ख्याल है हमाद अजहर और जो मियां असलम इकबाल है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, लिहाजा इसलिए खुले फिर रहे हैं? नहीं, वो खुले किधर फिर रहे हैं, वो तो उनको तो आने ही नहीं दे रहे। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमाद अजहर और असलम इकबाल जैसे लोग जो हैं, परवेज इलाही साहब जैसे जो लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, हमें तो इजाजत ही नहीं है पॉलिटिक्स करने की। तो जिनको आपको भी रोका जा रहा है? हमें कहाँ करने दिए गए? हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए, 7 महीने जेल। नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई ना, अब तो सूरत मुख्तलिफ है ना। नहीं, अब भी हम कहाँ कर सकते हैं अभी पॉलिटिक्स? हमें तो हल्कों में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि खान साहब ने इनकार कर दिया कि फवाद चौधरी को वापस नहीं ले रहे हम। नहीं, कभी के नहीं किया खान साहब ने। पिछले दिन उन्होंने कहा ना कि जो लोग छोड़ के चले गए हैं, मैं उनको नहीं, वो तो खान साहब का पुराना ही, वो आपके खाते में डाल रहे हैं कि जी ये फवाद चौधरी साहब को कह दिया। मेरे खाते में कोई नहीं, खान साहब का पुराना जो वो पहले कह रहे थे वही उन्होंने अब भी कहा कि जो लोग जो है वो वॉलंटरी गए हैं, वॉलंटरीली गए हैं, वो वापस हम ना आए, और जो ज़ाहिर मुश्किल में गए हैं। बट ये रिलेवेंट है। तो आप अपने आप को पीटीआई का वर्कर समझते हैं, लीडर समझते हैं अपना? मैं नहीं, लीडर तो नहीं, ये हम वर्कर तो डेफिनेटली है ही ना। हमने, हमारी तो इमरान खान की वजह से ही है ना जी, जो कुछ भी है। बाकी देखिए, हम रेजिमेंट नहीं है, हम कोई ये तो नहीं है कि ये जो किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते या बात नहीं कर सकते या कोताही खामी की निशानदेही नहीं कर सकते कि ब्रिगेडियर साहब जो है हमें चुप के सानों कल नौकरी तो फारिग कर देंगे। तो हम पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह पहले मैं आपसे कह रहा था कि बुनियादी फ़र्क है, ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपकी एक बड़ी स्टोरी नहीं है। जलसा देखें, मैं तो हुकूमत भी हैरान हो गई, जलसा रोकने में क्यों इतना कीन है। आप जलसा होने दें, उसे क्या क़यामत आ जाएगी। प्रॉब्लम है दैट बड़ी स्टोरी तो हो आपकी, इमरान खान को बाहर लाना है, कैसे लाना है आपके, क्या आप पहले दिन से मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आपके लॉयर्स ने इमरान खान को लेके आना है या आपकी सियासत ने लेके आना है? तो सियासत के फैसले अदालतों में तो नहीं होते। अब शेर अफजल मरवत साहब वापस आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते जी? वैसे नहीं, शेर अफजल मरवत साहब और हमारा तो कोई मुकाबला नहीं ना। शेर अफजल मरवत साहब तो ऐसे, इमरान खान साहब ने कहा इनको निकाल दिया उनको, ये तो पीटीआई में चलता रहता है, फिर उनका ले आए आगे। निकालने की जरूरत ही नहीं है, पार्टीज को एडिशन पे होती हैं, सब्सट्रैक्शन पे थोड़ी होती है। मैंने तो हमेशा कहा है कि लोगों को निकालने की क्या जरूरत है। बाकी फैसले आपने करने हैं, ओहदे ना दें लोगों को, जिनको नहीं देने, जिनको रखना है रखें, जिसको। मरवत के साथ वैसे आपकी वो सीज फायर हो गया, दोस्ती हो गई है, एक्सेप्ट कर लिया? मेरी वाकफियत नहीं है, सॉरी, मैं जानता नहीं उन्हें। एक आध दफ़ा पहले मुलाकात हुई है, कोई ज़्यादा मेरी वाकफियत नहीं है। टिकटॉक के ऊपर मैंने देखा है उन्हें। ठीक है, सिर्फ वहीं पे नजर आते हैं आपकी? मतलब मैंने अच्छा, ये फरमाइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्या सियासत है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ है, नूर आलम साहब की शक्ल में बिल पास हो रहे हैं, उधर से बिल जमा करवाए जा रहे हैं, और साथ साथ वो गवर्नमेंट को ये भी कह रहे हैं कि जी आपके साथ नहीं चला जा सकता। इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि 2 सेनेटर दें हमें। नहीं, देखिए ना, मौलाना एनजीओ तो नहीं चला रहे, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। अगर उन्होंने 2 मांगे हैं तो आप उनको 1 देंगे, एक कहेंगे, एक के लिए तो राजी है ना पीटीआई। वो तो एक पब्लिक अकाउंट कमेटी दे दें उन्हें, आपने रख के करनी है। अब आप मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर मतलब क्या इनको कहेगा? आप देखें ना, 3 महीने से इनको गवर्नमेंट कह रही है जी आप 4 लोगों के नाम दे दें, हम उन 4 में से एक बना देंगे। कहते नहीं, हमने एक ही देना है। ये क्या बात हुई? हाँ, स्पीकर आपको कह रहा है नॉन इश्यूज के ऊपर झगड़ा है करने का, जिनके ऊपर चीजों पे अड़ना चाहिए। लोग वीगो डालों में आके आपके लोग उठाए जाते हैं, अगले दिन पीटीआई का कोई लीडर उस बंदे के घर पे नहीं जाता। और शेख इम्तियाज है, वो बेचारा नहीं, हाजी इम्तियाज वगैरह हुए, वो उनको किसी ने नहीं पूछा, सिटिंग एमएनए गायब हो गए। शेख इम्तियाज हमारा लाहौर का प्रेसिडेंट है, वो जो है अरेस्ट हुआ, अगले दिन बजाय इसके कि पार्टी उसके साथ खड़ी होती है, वो जनाब नया प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता है एक बंदा। यार ये आप अजीब कर रहे हैं। मेरा इम्तियाज से या किसी से पर्सनल ताल्लुक, मेरा इनसे भी ताल्लुक पुराना एहतराम का ताल्लुक है, बट एट लीस्ट गिव सम रिस्पेक्ट टू द जेंटलमैन। वो कोई क्यों अरेस्ट हो गया? वो जो अवैस यूनुस हमारा लड़का है,
बचपन से लगा हुआ है, वो अरेस्ट हुआ, उसकी जगह एक्टिंग जनाब नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हो गया। यार फॉर गॉड से कुछ लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कुछ लोगों को इज्जत देनी चाहिए। अजीबो गरीब जो है वो तरीके से जो है वो पार्टी चल रही है, लोग चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। खुद मैं 7 महीने गायब रहा हूँ, पार्टी में किसी बंदे ने पूछा तक नहीं कि आके कि जी आप खैरियत से हैं, कोई मसला तो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। कर्टसी होती है और किसी ने क्या करना होता है। आप सिर्फ फैमिलीज के ऊपर छोड़ देते हैं। फैमिलीज अगर लड़ लें उनकी बहादुरी है, नहीं लड़ सकते तो अल्लाह खैर सल्लाह। आपको तो पार्टी को तो भूंड बन जाना चाहिए ना। ये जो लोग गिरफ्तार होते हैं या मिसिंग पर्सनस होते हैं, वेरी बहुत ही जो है आई वुड से कि टेरिबल परफॉर्मेंस। अच्छा ये फरमाइए सर, ये जो केपी के अंदर क्या हो रहा है, वो कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ रिवोल्ट हो गई है, वहाँ पार्टी उनके साथ नहीं है, और कल गवर्नर ने कहा जी कि इनको एतमाद का वोट लेना चाहिए, तो एतमाद खो चुके हैं यहाँ पे। तो कुंडली साहब कह दें उनके पास पावर है, वो क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इस्तेमाल कर ले और कह दें उनको खतरा है कि सिर्फ दोबारा पार्टी इकट्ठी हो जाए। नहीं, उनको खतरा है, उनको पता है कि होना जो कुछ नहीं, तो वो नहीं कर रहे थे। नॉन सीरियस स्टेटमेंट है उनकी सारी। लेकिन देखिए बात यह है कि ये ऐसी होती है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये हुआ है ना कि देखे ना, प्रोविंशियल स्ट्रक्चर्स आपने बनाए नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो फेडरल मिनिस्टर है ना, रूल्स ऑफ बिजनेस में वो बड़ा पावरफुल है। वो जब तक वो लिखा होता है ना, द मिनिस्टर हैज सीन एंड अप्रूव द समरी, जब तक वो सीन एंड अप्रूव नहीं कर देता कैबिनेट में मूव नहीं हो सकते। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स ये हैं कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज के साथ जो है वो गुजारा करता है। अब अरबों रुपए, अरब हारे खरबों रुपए जो हैं वो आपके चीफ मिनिस्टर्स के पास हैं, और वो अपने मिनिस्टर्स को पूछते ही नहीं है, जिसकी वजह से सारे सूबों में एक डिसइल्यूजनमेंट होती है विज़ चीफ मिनिस्टर। और यही वहाँ पे है, जब तक वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा वो ऐसे ही रहेगा। लोकल गवर्नमेंट्स है नहीं, चीफ मिनिस्टर के पास सारा पैसा है, MNA MPA के काम नहीं होते और उस जनरल और की करना। ख्वाजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।